हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम आगे ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितनी भी ऑर्गेनलीज आती थी वो डिस्कस कर ली इन डिटेल। अब आगे दूसरी ऑर्गेनलीज पढ़ते हैं। तो पहली ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका बेसिक आइडिया तो सबको पता होता है कि पहली चीज़ ये पावर हाउस ऑफ सेल है। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एक रोल प्ले करती है, या कहूँ एटीपी प्रोडक्शन में इसका रोल होता है, और इसका नंबर वेरी करता है एज पर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो सेल्स ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल करेंगी। तो ये था आपका बेसिक आइडिया। पर अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं। So mitochondria, unless specifically stated, are not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. यही मैंने अभी बताया. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, it is sausage-shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer. Average diameter is 0.5 micrometer and length 1 to 4.1 micrometer. ये measurements आप याद रख लेना. तो अभी तक उन्होंने क्या कहा? पहली बात तो वही उन्होंने कही कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करेगा कि सेल कितने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर वो ज़्यादा एक्टिव सेल्स हैं, मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, अगर डिमांड ऑफ एटीपी उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उन सेल्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। फिर उन्होंने कहा बेसिक शेप बताई माइटोकॉन्ड्रिया की, सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप का हमारे पास ये ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। फिर उसका डायामीटर बताया 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, लेंथ बताई 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctively into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix. अभी उन्होंने क्या कहा कि अब इतना तो पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, मतलब इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक अंदर होगी। तो ये 2 मेम्ब्रेन के होने से जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली स्पेस है ना, वो 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई। एक आउटर कंपार्टमेंट बन गए, एक इनर। आउटर कंपार्टमेंट कहाँ पर है? जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होगा, और इनर कंपार्टमेंट जो इनर मेम्ब्रेन के विद इन जो स्पेस होगी हम उसको कहेंगे इनर कंपार्टमेंट। फिर उन्होंने ये बात बोली कि इनर कंपार्टमेंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। द क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. The two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial function. पहले इतना देखो, अब ये पिक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है। हमने ये भी बात की थी कि किन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, जो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उनमें ज़्यादा होगा। सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। 2 कंपार्टमेंट्स बन गए, एक आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होगी और एक जो सिर्फ इनर के बीच में स्पेस है। फिर ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन क्या? फ्लूइड, होमोजीनियस फ्लूइड है जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। फिर उन्होंने ये कहा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन ऐसे करके इन फोल्डिंग्स बना रही है, ये दिख रहा है, ये इन फोल्डिंग्स फॉर्म कर रही है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के तरफ ये इनफोल्डिंग्स बन रही हैं। इनको क्या कहते हैं? इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। अब हमने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया तो विलाय वगैरह हमने देखे थे, विलाय, माइक्रोविलाय देखे थे, तो उनका क्या फंक्शन था? उनका फंक्शन था उन इनफोल्डिंग्स का या उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फंक्शन क्या था? कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही थी। सिमिलरली यहाँ भी ये इनफोल्डिंग्स सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर आगे देखते हैं। द 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। दोनों मेम्ब्रेन्स के पास अपने खुद के एंजाइम्स हैं विच आर इंडिविजुअली एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस. The mitochondria are the sites of aerobic respiration. This line is definitely clear to you.
They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called the power house of the cell. ये लाइन तो कभी भूलना ही मत कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, विच इज़ द you know what is ATP? ATP is a currency of energy. The matrix also possesses single circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosomes and the component required for the synthesis of protein. अब मैट्रिक्स की यहाँ पर कॉम्पोजिशन बता रहे हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स, RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो ये चार चीज़ें, DNA, RNA, राइबोसोम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अब आप कहोगे कि हमने तो सिर्फ राइबोसोम्स देखे थे कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये भी तो देखो ना कि कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में राइबोसोम्स आ रहे हैं, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी अनलाइक कि हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है उनका तो मेजर फंक्शन ही यही है कि उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करना है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी राइबोसोम्स है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ थोड़ा सा अपना योगदान दे रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में. फाइन. अब आगे देखो, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन. अब जब सेल डिवीजन होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज बीइंग डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन. अब फिजन क्या होती है आपको पता है, ये दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ डिवीजन. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड कर जाएगा, टू माइटोकॉन्ड्रियाज या टू डॉटर माइटोकॉन्ड्रियाज बन जाएंगे, दिस इज नॉन एज माइटोकॉन्ड्रियल फिशन. हाफ में डिवाइड होगा, जो दोनों हाफ्स होंगे वो कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हो जाएंगे. एक बारी रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले शेप, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप, डायामीटर 0.2 माइक्रोमीटर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनर मेम्ब्रेन होगी एक आउटर मेम्ब्रेन, दो कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे इसके कारण, इनर कंपार्टमेंट एंड आउटर कंपार्टमेंट. इनर वाले में मैट्रिक्स होगी और इनर जो मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टे फॉर्म करोगी, जिसका फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना. फिर हमने पढ़ा कि दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन. कॉम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इज सर्कुलर DNA, RNA, राइबोसोम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो अब स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक विच इज़ प्लास्टिड्स. तो नाम से पता लग गया होगा हम किसकी बात करने जा रहे हैं, प्लांट सेल्स की. तो प्लास्टिड्स क्या है, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. फाइन. अब पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं. प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स. तो सिर्फ प्लांट सेल्स में नहीं, ये यूग्लिनॉइड्स के केस में भी ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. तो यूग्लिनॉइड्स क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूग्लिनॉइड्स आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं. और इनका एक मेन फीचर होता है कि ये इनकी बॉडी जो फ्लेक्सिबल होती है और एक प्रोटीन रिच कोटिंग होती है, पैलिकल उस प्रोटीन को कहते हैं, तो वो इनकी बॉडी को कवर करता है. ये मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, मैं किंगडम वाला चैप्टर कराऊंगी. मैंने क्या बताया कि यूग्लिनॉइड्स किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं और इनकी एक फीचर होता है कि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, एक पैलिकल, एक प्रोटीन रिच कवरिंग जिसको हम कहें वो इनमें प्रेजेंट होती है. These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. तो वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि प्लास्टिड्स जो ये ऑर्गेनेलीज होती हैं ये लार्ज होती हैं, इसलिए हम माइक्रोस्कोप में इनको ईजिली देख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स प्लास्टिड्स में हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, ये तो हम छोटे होते से पढ़ रहे हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, राइट. ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है प्लांट्स को. उससे अलावा भी हमारे पास प्लास्टिड्स की हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट कलर इम्पार्ट करते हैं प्लांट्स में. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, अब इस लाइन से याद रखना कि based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. अब प्लास्टिड में किस
टाइप का, किस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, उस बेस पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. Plastids are of 3 types: chloroplast, chromoplast, leucoplast, on the basis of type of or color of pigment present in them. तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट देखते हैं. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कार्टिनॉइड पिगमेंट्स. क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल एंड कार्टिनॉइड पिगमेंट्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है. तो क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं, एक तो क्लोरोफिल, एक कार्टिनॉइड पिगमेंट्स, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड इनका एक मेजर फंक्शन फोटोसिंथेसिस में है. दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसमें फैट सॉल्युबल कार्टिनॉइड्स होते हैं लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट. तो क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है? कार्टिनॉइड पिगमेंट्स. कार्टिनॉइड पिगमेंट्स की एग्जांपल्स है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स. अब जो ये वाले पिगमेंट्स हैं ये प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर इम्पार्ट करते हैं. फाइन. अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट. दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरियड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स. इनमें कोई एज सच पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. बट ये क्या करते हैं, पिगमेंट्स की जगह पे ये क्या स्टोर करके रखते हैं? न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स के बेस पे कौन सा न्यूट्रिएंट ये स्टोर कर रहे हैं, उस बेस पे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. जो अमाइलोप्लास्ट है, नाम से क्लियर है, अमाइलो, अमाइलेज एंजाइम. आपको बताया अमाइलो वर्ड किससे साथ एसोसिएटेड है? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ. तो जो ये माइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते हैं. एग्जाम्पल पोटैटो. तो पोटैटो के केस में हमारे पास अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं. नेक्स्ट इज इलियोप्लास्ट, जो ऑयल्स एंड फैट स्टोर करके रखेंगे. एंड लास्ट इज एल्यूरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन स्टोर करेंगे. तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, इसको रिवाइज कर लें. हमने कहा कि जो हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट्स और यूग्रेनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं. इन प्लास्टिड्स में सर्टेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स के बेस पे ही हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. पहले हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं और उसके अलावा कार्टिनॉइड पिगमेंट्स हैं. जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड दस इज रिस्पॉन्सिबल इन फोटोसिंथेसिस. फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. ये हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ में होता है. ये मैं आगे डिस्कस करूँगी, ये भी रहने दो. तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है कि हमारे पास प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कार्टिनॉइड पिगमेंट्स हैं जो कि एनर्जी ट्रैपिंग, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं. क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कार्टिनॉइड्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट है. ये येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर इम्पार्ट करते हैं. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई एज सच पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहे हैं. टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट के बेस पे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के थे, माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. अब आगे देखते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. अब वो कह रहे हैं कि प्लांट्स के केस में जो मेजॉरिटी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. अब ये मीजोफिल क्या है? तो मीजोफिल ना ही सेल, उन्होंने ये नहीं कहा मीजोफिल सेल ऑफ, मीजोफिल सेल नहीं है. उन्होंने मीजोफिल एक टिश्यू होता है, तो टिश्यू, उस टिश्यू के सेल्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. ना ही मीजोफिल किसी तरह का सेल है, ना ही ये कोई ऑर्गेनेली है. ये क्या है? मीजोफिल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू. ये एक लेयर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती है. आगे देखते हैं एक बार, मैं आपको अच्छे से पूरा समझाती हूँ. दीज आर लेंस शेप्ड. किसकी बात कर रहे हैं ये? इसकी क्लोरोप्लास्ट की ये बात कर रहे हैं.
These are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles having variable length, 5 to 10 micrometer length and width 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. तो वो क्या कह रहे हैं, पहले अच्छे से ये चीज़ कंफ्यूज करेगी आपको, इसको अच्छे से समझो। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये प्लास्टिड्स हैं, कौन सी प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में प्रेजेंट होगी, मीजोफिल के सेल्स में ये प्रेजेंट होगी। मीजोफिल क्या है कि टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीजोफिल टिश्यू के सेल्स में मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को ही डिस्क्राइब किया कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनली होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये दिख रहा है लेंस शेप्ड है, यहाँ पर इन्होंने लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की पिक दिखाई है। इतना समझ आया। अब आगे देखो, फिर उन्होंने ये कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो वेरी करता है। ग्रीन एल्गी, उसकी एग्जांपल ये क्लामाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी के केस में पर सेल 1 क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं मीजोफिल टिश्यू के सेल्स में पर सेल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेरे ख्याल से ये अब समझ आ गया। एक बारी मैं दोबारा पढ़ाऊंगी नोट्स में, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये दिख रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये 2 ब्लैक लाइंस। तो वो कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी, आपने याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड की टाइप है वो भी तो एक ऑर्गेनल ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। वन ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma। क्या कह रहे हैं वो, इस चीज़ को समझो। ये इनर मेम्ब्रेन के विदिन जो पूरी की पूरी स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, पूरे क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये पूरी स्पेस का नाम क्या है, स्ट्रोमा। आगे समझो। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। Thylakoids are arranged in stacks like piles of coins called grana or the intergranal thylakoids। अब देखो, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस थी हमने उसको कहा स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा के अंदर ये जो एक बिल्कुल एक कॉइन जैसा जो आपको दिख रहा है, ये एक जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक है उसको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। अब ये जब थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन अरेंज हो जाते हैं तो इस पूरे को क्या कहते हैं, ग्रेना या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ग्रेना और इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। ये ओनली एक सैक को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब ये 3 चीज़ें क्लियर है, स्ट्रोमा क्या है, थाइलाकॉइड क्या है और ग्रेना क्या है, ठीक है। अब आगे देखो। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिले कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। अब ये देखो, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेनल ट्यूब्यूल्स क्या है ना उन्होंने। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस, तो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। जो मतलब मेरे कहने का क्या मतलब था, इस ग्रेना के एक थाइलाकॉइड को उसने दूसरे ग्रेना के एक थाइलाकॉइड से कनेक्ट किया। किसने कनेक्ट किया है, हमारे पास स्ट्रोमा लैमिले ने, जो कि एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है। स्ट्रोमा लैमिले, ये चौथी टर्म हमने यहाँ देखी। स्ट्रोमा लैमिले क्या है, जो डिफरेंट ग्रेनास के थाइलाकॉइड को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिले। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। अब 5th टर्म हमारे पास क्या आई है, ल्यूमन। अब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, उसके अंदर जो स्पेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमन।
The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. Stroma में हमारे पास कुछ enzymes present होंगे जो carbohydrates and proteins की synthesis करवाएंगे. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. उन enzymes के अलावा इसमें double-stranded DNA molecules and ribosomes भी present होंगे. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. अब इतना तो पता है, हम बोलते होते हैं कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, बट अगर आपको स्पेसिफिक कोई लोकेशन पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, तो थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ये एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि स्पेसिफिकली क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो थाइलाकॉइड में. The ribosomes of the chloroplast are smaller 70s than the cytoplasmic ribosome 80s. तो वो उस स्ट्रोमा में वो जो स्पेस है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस करा रहे थे. DNA मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स प्रेजेंट थे. राइबोसोम्स के बारे में उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो राइबोसोम्स है हमारे पास 70s प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के केस में. अदरवाइज जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहाँ 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं.